फ्रेंड्स नमस्कार। तो दोस्तों इस वीडियो में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित प्रश्नों को हम लोग पूरी व्याख्या सहित देखेंगे। एक बार PDF पर आप पूरी नज़र डाल दीजिए कि हर एक क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन में एक व्याख्या सहित स्लिप चिपका दी गई है, जिससे आप इसकी टेलीग्राम पर PDF लेकर के बाद में रिवाइज करने में भी आपको आसानी होगी। तो इस तरह का PDF का लुक है, एक लुक आपने देख लिया होगा। तो ये कंटेंट से रिलेटेड आप कई प्रकार के क्वेश्चन से कई प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों इस PDF में हम इसी तरह से कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 24/8/2023 फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जाम हुआ था BPSC TRE 1.10 में। तो इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 1, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, यूपीपी की भी हैं और BPSC की भी हैं। तो GS सब में सेम होता है, तो GS में चाहे यूपीपी का हुआ चाहे BPSC का हुआ, आप पूरी GS पढ़ेंगे। तो 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अब वो क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन व्याख्या में से जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा, यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता के बाद देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करने हेतु किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं था। तो यह भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि 1938 में स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं था। ये लाइन काफ़ी आप लोग ध्यान दे देंगे। टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट कर लेंगे। और देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया है। यह 10 वर्षीय योजना थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवतराम भगवान दास कृपलानी, सैयद अली जहीर, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसकी पूरी डिस्कशन देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक साल 1949 में लिखी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अन्य पुस्तक आत्मकथा, बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। लास्ट पॉइंट देखेंगे, जीवतराम भगवान दास कृपलानी आचार्य JB कृपलानी की आत्मकथा माई टाइम से है। तो इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने ऐसा किया है कि बाय द वे क्वेश्चन तो आप रिपीट करेगा नहीं, लेकिन इसी में से क्वेश्चन इसकी डिस्क्रिप्शन में से बना सकता है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे इसकी डिस्कशन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। तो पूछा जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार ने गांव के चौकीदारों के मुआवजे के लिए किसानों से कर वसूल किया, इसीलिए इसका असर गरीब किसानों पर पड़ा था। वर्ष 1930 में किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था और पंचायत के सदस्यों के इस्तीफे की मांग की गई थी, जिनके पास इन चौकीदारों को नियुक्त करने की जिम्मेवारी थी। बिहार के भागलपुर, गया, मुंगेर और सारण में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सफल रहा। बिहार में चौकीदारी कर सर्वप्रथम बेतिया जिले से शुरू किया गया था। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों इस लाइन पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि बिहार में चौकीदारी कर सर्वप्रथम बेतिया से शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 4, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? गुलाब कौर, विष्णु देवी शाह, अरुणा आसफ अली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। इसका व्याख्या देते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात अरुणा आसफ अली थी। अरुणा आसफ अली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। 1972 में अरुणा आसफ अली के साथ साथ उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि को गिरफ्तार कर जेल में रखा गया था। और अरुणा आसफ अली की आत्मकथा फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट शाइस्ता सुहरावर्दी इकरामुल्लाह द्वारा लिखी गई। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें आज़ादी के बाद अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ दी थी, फिर भी वो कम्युनिस्ट पार्टी और नेहरू के बीच सेतु का काम करती थी। और अरुणा आसफ अली, यहाँ पे ध्यान देंगे ये भी लाइन, अरुणा आसफ अली को 1964 में लेनिन शांति पुरस्कार और 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे, जो ट्रिक लगाते रहे वो पॉइंट जरूर नोट कर लेंगे आप लोग, और ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे। टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे हम। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? मुंबई, नागपुर, पूना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुणे में। पूना, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पुणे में। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डिस्कशन। बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पुणे में किया था। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को किया था। होम रूल लीग का प्रचार तिलक ने मराठा अंग्रेजी भाषा और केसरी मराठा भाषा नामक समाचार पत्र के माध्यम से किया था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एन.सी. केलकर थे। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तिलक के नेक्स्ट देखेंगे, तिलक के होम रूल लीग की शाखाएं कहाँ कहाँ पे हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, मध्य प्रांत और बरार खोली गई, जिसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया था। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, यमुना कारजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रशासन से उपर्युक्त में से एक से अधिक संबंधित थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से उपर्युक्त में से एक से अधिक संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन और यमुना कारजी तीनों लोग थे। हुंकार पत्रिका किसान की आवाज बन गई थी। गांधी जी से प्रभावित होकर सहजानंद सरस्वती ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय भूमिका निभाई थी। किसान आंदोलन के लिए पटना के बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। सहजानंद सरस्वती प्रांतीय सहजानंद सरस्वती को देखेंगे तो ये बिहार में प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इनका वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। सहजानंद सरस्वती ने अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट भी नोट कर लेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो किसने बोला था? कैंपबेल ने, हडसन ने, ह्यूज रोज ने, उपरोक्त में एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूज रोज ने बोला था यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। डिस्कशन देखते हैं इसका। ह्यूज रोज ने झांसी की रानी को श्रद्धांजलि देते हुए
कहा कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। 18 जून, यहाँ पे देखेंगे, 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल ह्यूज रोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो यह भी पूछा जा सकता है कि वीर गति को किसके माध्यम से प्राप्त हुई थी? जनरल ह्यूज के माध्यम से ही लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी के ब्राह्मण मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता मोरोपंत तांबे एवं माता भागीरथी बाई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था और अन्य नाम इनका मनु था। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। तो अब यहाँ पे देखते हैं, झांसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित जनपद नगर है और रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व इन्होंने किया था। और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? सी राजगोपालचारी, जगजीवन राम, अरुणा आसफ अली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। यहाँ पे इसका डिस्कशन देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। जगजीवन राम 1946 ईस्वी में 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री थे। यह भी पूछा जा सकता है। स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार में भी जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत की, यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार में भी जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे। और जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। वर्ष 1934 में जगजीवन राम द्वारा कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि वर्ष 1934 में जगजीवन राम द्वारा कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की। बाबू जगजीवन राम 1971 में भारत के पाकिस्तान युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री भी थे और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होने का रिकॉर्ड बाबू जगजीवन राम के नाम दर्ज है, जो 30 वर्ष से अधिक है। और बाबू जगजीवन राम का समाधि स्थल को समता भूमि यानी कि समानता का स्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लेंगे। पहले टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मई महीने में, नवंबर में, फरवरी में, उपयुक्त में एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें डिस्कशन देखते हैं। 1918 में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय मील बागान के स्वामी के विरुद्ध उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं पारित हुआ था। 1 मई 1918 में चंपारण कृषि कानून पर गवर्नर ने हस्ताक्षर किया। इस प्रकार 3 कटिया पद्धति समाप्त हो गया। चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश द्वारा 1918 ईस्वी में पारित किया गया था, जब गांधी जी ने किसानों की भूमि पर नील की जबरन खेती समाप्त कर दिया था। चंपारण कृषि बिल नवंबर 1917 में लिखेंगे। चंपारण कृषि बिल नवंबर 1917 में डब्ल्यू मॉड द्वारा विधान परिषद में पेश किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अ बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका डिस्कशन देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने अच्छा, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर पहले लगा लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो दोस्तों, पुस्तकों और पत्रिकाओं से संबंधित जो एक वीडियो मैंने पिछली वीडियो में बना दिया है, आप लेटेस्ट अभी वीडियो है ये, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेंगे, पुस्तकों और लेखकों से संबंधित पुस्तकें वीडियो। इसके डिस्कशन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। व्यक्ति सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही भी थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे।
और यहाँ पे देखेंगे अ बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट ये पॉइंट। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? संथाल जनजाति, सन्यासी, उरांव, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। यहाँ पे डिस्कशन देखेंगे इसका। 1922 में बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन सी आर दास की अध्यक्षता में हुआ था। गांधीजीवादी विचार से प्रभावित ताना भगत आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन 1914 में प्रारंभ हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट रखेंगे। ताना भगत आंदोलन 1914 में प्रारंभ हुआ था। ताना भगत आंदोलन प्रारंभ करने वाले उरांव जनजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उरांव जनजाति के जतरा उरांव थे, जिन्हें जतरा भगत के नाम से अधिक जाना जाता था। ताना भगत आंदोलन शोषण के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। उरांव जनजाति यानी कि ताना भगत ने गया कांग्रेस अधिवेशन और नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया था। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उरांव जनजाति ताना भगत ने गया कांग्रेस अधिवेशन और नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1922 में भी भाग लिया था। और 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपए की थैली भी भेंट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बन सकता है क्वेश्चन, उसको छोड़ेंगे नहीं आप लोग। पहले यहाँ वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद टेलीग्राम पर जाके वीडियो PDF डाउनलोड कर लेंगे। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा था, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे यंग इंडिया सही है, एडवोकेट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका डिस्कशन देखते हैं। सही सुमेलित उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं है। इंडियन स्पेक्टेटर नामक साप्ताहिक पत्रिका का लेखन बेहराम जी मालाबारी ने किया था और एडवोकेट ऑफ इंडिया पुस्तक डी बसु द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें उपयुक्त में से दो ऑप्शन गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। यानी कि ये नीचे वाला दोनों सुमेलित नहीं है। यंग इंडिया सही है, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। तो यहाँ पे देखेंगे एडवोकेट ऑफ इंडिया पुस्तक डी बसु द्वारा लिखी गई थी। और यहाँ पे अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक, इसके लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा बंगाली समाचार पत्र के संपादक भी हैं। महात्मा गांधी के समाचार पत्र यंग इंडिया, नवजीवन, गुजराती, जो नवजीवन था गुजराती हिंदी में लिखा गया था, हरिजन आदि इनके महात्मा गांधी के पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं। और हिंद स्वराज, गोखले, माई पॉलिटिकल, गुरु सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका का संपादन भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो दोस्तों इसमें जो आपको नया लगे उसको जरूर नोट कर लेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो ऐसे कंटेंट से आप मिस हो जाएंगे जो कंटेंट आपको सिर्फ इस चैनल पर मिलने वाला है। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया है और वह सफल रहा था? तो कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, बारदौली सत्याग्रह गुजरात, खेड़ा खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात में जो हुआ था, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह गुजरात। डिस्कशन देखते हैं। तो बारदौली सत्याग्रह गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया और वह सफल रहा था। अहमदाबाद गुजरात मिल मजदूरों का आंदोलन, गांधी जी ने मार्च 1918 में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा था। तो इसमें और जो पढ़ना होगा आपको काम लायक वो पढ़ लेंगे। भारत और, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी चलेंगे थोड़ा सा। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। डिस्कशन देखते हैं। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सही है। आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था का एक कुचक्र है जिसमें फंसकर कोई भी देश की आर्थिक वृद्धि रुक जाती है और देश के विकास कार्यों में बाधा आ जाती है।
इस दौरान बाजार में वस्तुओं की भरमार तो होती है, लेकिन खरीदने वाले भी भारी कमी होता है, जिससे अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाती है। तो आगे और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेंगे। जरूर ये पॉइंट जरूर नोट करेंगे कि 1929 का महामंदी की शुरुआत न्यूयॉर्क अमेरिका से हुई थी, और यहाँ पे 1929 से 33 के आर्थिक महामंदी से अमेरिका को बाहर निकालने हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा न्यू डील योजना लाया गया था। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? 1992 में, 1993 में, 1991 में, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। डिस्कशन देखेंगे। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता वर्ष 1992 ईस्वी में निर्णीत हुई थी। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग की परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु समाज के उन वर्गों को पिछड़ा कहा जाता है जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं। अनुच्छेद 46 में राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य अन्य वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए भी प्रयास कर सकता है। तो यहाँ से और देखेंगे, ये तीनों पॉइंट देखेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सन अगस्त 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, और 1 जनवरी 1979 को बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग बनाया गया था। एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी मॉडल पर कितने प्रतिशत का अंशदान था? 20%, 12%, 32%, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32% तक अंशदान था। एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में 32% का योगदान था। आर्थिक इतिहासकार एंगस मेडिसिन के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली सदी में भारत का जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का 32% से अधिक था। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, उपयुक्त में एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। डिस्कशन देखते हैं। उपर्युक्त में एक से अधिक बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में वर्ष 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों से संबद्ध प्रस्ताव में प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया। तो देखते हैं क्या क्या सुनिश्चित किया गया। अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने तथा संगठन बनाने की आवश्यकता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता, जाति धर्म एवं लिंग इत्यादि से हटकर कानून के समक्ष समानता का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी। तो नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, यह किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, धर्मपाल, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी धर्मपाल ने लिखी थी। इस साहित्य में पिछले 5 शताब्दियों में भारतीय शिक्षा की स्थिति के बारे में बताया गया है। भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। द ब्यूटीफुल ट्री में तक्षशिला, नालंदा तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालय के बारे में बेहतर जाना और लिखा गया है। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? देश की अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, व्यक्ति की गरिमा, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। यहाँ पे देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को किया था, जो बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। भारत में 5 प्रकार के स्वतंत्रता, 3 प्रकार की न्याय तथा 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है।
संविधानविदों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया है। केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजों से ग्रसित है? रंजन गोगोई, एन.वी. रमन्ना, दीपक मिश्रा। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना का कथन है भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजों से ग्रसित है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस एन.वी. रमन्ना का कथन है कि राजनीतिक दलों को लगता है कि न्यायपालिका को उनके कार्यों का समर्थन करना चाहिए, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि न्यायपालिका संविधान के प्रति जवाबदेह है। जस्टिस एन.वी. रमन्ना अपने प्रखर विचार के कारण चर्चित थे। उन्होंने न्यायालयों को कहा कि निष्पक्ष रहें, देश की अदालतें कुछ स्थितियों में निभाए विपक्ष की भूमिका। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इस समय जो करंट के दृष्टि से देखा जाए तो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने अयोध्या विवाद वाली 5 जजों की खंडपीठ के अध्यक्ष थे और भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में इस बार आने कन्फर्म है ये एग्जाम, तो ये कन्फर्म लगा लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति था तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, द कॉमिंटर्न, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। रूसी क्रांति 1917 प्रभाव ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाकर नई व्यवस्था और नई युग की शुरुआत की। रूसी क्रांति का प्रभाव सिर्फ रूसी इतिहास के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व हेतु एक स्मरणीय घटना रही है। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? केशव बलिराम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवालकर, दीनदयाल उपाध्याय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कथन है बिना राष्ट्रीय पहचान के स्वतंत्रता की कल्पना व्यर्थ है। इन्होंने कहा कि अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, इन्हें गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड पुस्तकें लिखी थी। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, राजस्व में कमी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांगे उपयुक्त में से एक से अधिक थी। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। यहाँ से देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों से बढ़कर ग्रामीण इलाकों में विद्रोह फैलाने के फलस्वरूप खेतिहर किसानों द्वारा लगान कम करना, बेगार खत्म करना और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार जैसे प्रमुख मांगे रखी गई थीं। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, माई थॉट्स, लेटर्स, पर्सेनेज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा माई द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन नंबर सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। मॉन्टेस्क्यू, इसकी डिस्कशन देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में प्रस्तावित किया था।
निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, रेलवे की मांगों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, निर्वनीकरण का तात्पर्य वन का विनाश से है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। भारतीय सेवा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग। तो देखा दोस्तों आपने कैसे तरह के क्वेश्चन, कितने टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों ऐसे ही टफ क्वेश्चन इस पूरे चैनल पर पाएंगे आप, चाहे जिस एग्जाम की तैयारी में हो। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि आपको बहुत ही नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह RAW यानी कि रा, जो एजेंसी हमारे देश की रा, उसका ध्येय वाक्य था धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि हिंदी में इसका पूरा नाम है अनुसंधान और विश्लेषण विंग। RAW की स्थापना साल 1968 में हुई थी। RAW रा को साल 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान खुफिया विफलता के कारण स्थापित किया गया था। और यहाँ पे देखेंगे जो IB है भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी की जानकारी, और रा बाहरी खुफिया जानकारी को संभालता है। RAW का मुख्यालय नई दिल्ली में केंद्र सरकार कार्यालय CGO कॉम्प्लेक्स में स्थित है। और IB का जो आदर्श वाक्य है जागृतम अहनिर्सम, ये IB का आदर्श वाक्य है। और भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। और मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छुओ। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य यतो धर्मस्ततो जयः पर काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लेंगे आप कॉपी पर। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? पादप, सूक्ष्मजीव, जंतु, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे PDF से। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। लैंडफिल क्या होता है दोस्तों? तो लैंडफिल वह होता है जहाँ पे कचरा ज़्यादा, जो गार्बेज होता है, गार्बेज को फेंका जाता है, वो क्या होता है? लैंडफिल। और लैंडफिल में इस गार्बेज को क्या किया जाता है? जमीन के नीचे यानी कि मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, तो वहाँ से जो गैस निकलती है तो वो मीथेन होती है। मीथेन गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। दबाना, लैंडफिल का मतलब होता है दबाना। प्रक्रिया के तहत जमीन में गड्ढा खोदकर ठोस कूड़े कचरे तथा अवशेष को गड्ढे में दबा देते हैं तथा उसे मिट्टी से ढक देते हैं, जिससे वो वातावरण को प्रदूषित न कर सके। तो बेंटोनाइट, क्ले और ब्यूटाइल रबर का प्रयोग लैंडफिल सीलेंट के रूप में गैस और निक्षालक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। और ये सब विधियां पढ़ लेंगे किससे संबंधित है। ये सब बेंगलुरु विधि, इंदौर विधि, ठोस कचरे के निपटाने की 2 विधियां हैं। तो निम्नलिखित में से अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप मेढक सांप, पादप खरपतवार मछली, पादप हिरण शेर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादप हिरण शेर। पादप हिरण शेर जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। ये सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती है। मृतोपजीवी, परजीवी, जीवाणु, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मृतोपजीवी और जीवाणु से विघटित नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण में प्लास्टिक मृतोपजीवी जीवाणु विकल्प में एक से अधिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होंगे। किसी पदार्थ के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसलिए कोयला खानों से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु तथा दूसरे मृतोपजीवी द्वारा नहीं हो सकता।
तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर जरूर कर दें। लाइक शेयर आप लोग नहीं करते हैं तो लाइक शेयर कर दें अच्छे से, और सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।